सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू दी ह्यूमैनिटी वाला। कल आपने देखा था कि कोल्ड वॉर एरा, जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें कोल्ड वॉर एरा में पढ़ा था, ये इसका पार्ट 2 है। आपने देखा था कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, कैसे जो रशिया था वो क्यूबा को अपना बेस बना चुका था। क्यूबा एक अमेरिका काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। अब जब कोई भी नज़दीक में पहुँचेगा भाई डर तो बना रहेगा, तो कैसे अपना बेस बना चुका था। उसका जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट यानी सोवियत यूनियन के लीडरों से निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर की जो लीडर थी उनको से बोला कि अपना वहाँ से बेस हटा लीजिए, न्यूक्लियर मशीन न्यूक्लियर वेपन आपने वहाँ पर डिप्लॉय किया उसको हटा लीजिए। तो धीरे धीरे वहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू हो गया था। तो वहाँ के आगे हम थोड़ा सा जानते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जाकर जरूर देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नोन एज द कोल्ड वॉर एरा। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था उसको एकदम हाईएस्ट पॉइंट, एकदम पीक पॉइंट कहते हैं। उसमें एकदम तनातनी एकदम बहुत ज़्यादा हाई पे हो गई थी। मतलब दोनों में तनातनी सबसे ज़्यादा जारी थी। मतलब कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी क्या हो सकता था, मतलब लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि एकदम हाई पॉइंट पे था। अगर सामने सामने आपकी बंदूक एकदम लेकर तैनात है, गर्मी एकदम बड़ी हुई, तो भाई लड़ाई होने का एकदम चांस बना रहता था। इसको कोल्ड वॉर एरा का एकदम हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। However, it never become the hot war और शूटिंग वॉर। जो कोल्ड वॉर था ये कभी हॉट वॉर में नहीं बदला या शूटिंग वॉर में नहीं बना, हमेशा कोल्ड वॉर ही बना रहा। कोल्ड वॉर मतलब बिना गन उठाए, बिना किसी को मिसाइल दागे या बिना गोली मारे ये वॉर हुआ था। लेकिन इसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग की चादरें बिछ गई थी, लाखों की। अब वो पता है कि आप सोच रहे हैं कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे कि बिना एक बंदूक उठाए कैसे लाखों लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन एक चीज़ जान जाइए कि जो कोल्ड वॉर एरा था वो शूटिंग वॉर या हॉट वॉर में कभी नहीं बदला, वो हमेशा कोल्ड वॉर ही बना रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अलायंस आर फाइटिंग अदर अलायंस एंड दे सपोर्टेड बाय देयर ब्लॉक। जो यूएसएसआर के अलायंस थे यानी यूएसएसआर के जो साथ वाले देश थे वो यूएसए के साथ वाले देश से लड़ाई करते थे। जो छोटे छोटे जो अलायंस थे वो यूएसएसआर के जो छोटे छोटे देश उनके अलायंस थे उनसे लड़ाई करते थे। उसमें फाइटिंग थोड़ा थोड़ा जारी रखता था, लेकिन वो भी फुल फ्लेज वॉर को थोड़ा बहुत डिले करते थे, मतलब नेगलेक्ट करते थे, फुल फ्लेज वॉर ना हो, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट भी किससे पाते थे? अपने सुपर पावर्स, अपने ब्लॉक से, मतलब जो भी इनके ब्लॉक थे वो अलायंस थे वो इनको सपोर्ट करते थे, जो फाइट करते थे। मतलब एक समझिए एक ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है। अगर इसमें से कोई एक लड़ता था इनको पूरे सब इस ग्रुप वाले पूरे सपोर्ट करते थे। मान लीजिए यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर ग्रुप ए था और यूएसए जो था वो ग्रुप बी था। तो यूएसए ए में काफ़ी लोग, मान लीजिए 4 लोग हैं और बी में 4 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर एक भी इसमें से इससे लड़ता था तो ये चारों उसको सपोर्ट करते थे, या इसमें से एक भी इससे लड़ता था तो ये चारों इसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। यार ये छोटे छोटे हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन दोनों सब एक ही बार सामने आए थे। वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दो सुपर पावर जो यूएसएसआर जो था और यूएसए एक ही बार आमने सामने आए थे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। उसके बाद बस इनके अलायंस लड़ते रहे थे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंपली मैटर ऑफ द मिलिट्री पावर, ये राइवलरी जो मतलब था, केवल ये नहीं था कि हमारा मिलिट्री पावर बढ़िया है, तुम्हारा मिलिट्री पावर बढ़िया था। ये यूएसए कहता था कि मेरी मिलिट्री पावर बढ़िया है, जो यूएसएसआर कहता है वो कहता था कि मेरी मिलिट्री पावर बढ़िया है। बस यहाँ तक ही सीमित नहीं था, केवल मिलिट्री तक ही नहीं सीमित था। बट दे वर द एक्मोपोनेड बाय द रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इनकी आइडियोलॉजी भी अलग अलग थी। ये बोलते थे मेरी आइडियोलॉजी बढ़िया है और ये कहता था मेरी आइडियोलॉजी बढ़िया है। जैसे आपको पता होगा जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म को फॉलो करता था और यूएसएसआर था वो सोशलिज्म को फॉलो करता था, और जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। अब आगे देखते हैं। एंड डिफेंस ओवर द अप्रोप्रिएट वे ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द इकोनॉमिक सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहता था कि मेरी इकोनॉमी बढ़िया है, ये कहता था कि मेरी इकोनॉमी बढ़िया है। मिलिट्री पावर मत नहीं है केवल, बस मिलिट्री पे ही नहीं है, इनका आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। मैं ये कहता था कि सोशलिज्म बढ़िया है, ये कहता था कैपिटलिज्म बढ़िया है। यूएसएसआर का सोशलिज्म था, यूएसए का कैपिटलिज्म था। ये फिर ये कहता था कि मेरे सोशल लाइफ बढ़िया, मतलब मेरे जो देशवासी होंगे इनकी क्वालिटी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ये कहता था नहीं मेरे ज़्यादा बढ़िया है। इसका कहता था कि मेरी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया है, ये कहता था मेरी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ तक तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो जाता है। अब एक चीज़ पर, अब मेन चीज़ पढ़ते हैं कि व्हाट इज कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध क्या है, ठीक है। हमने डीपली उतना नहीं बताया था, उतना ही बताया था कि जब कोल्ड वॉर कब शुरू था, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। होता क्या, अब देखते हैं। 1945 में द एलाइड फोर्स लीड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस। जो एलाइड फोर्स थे जिसको लीड जो साथ थे, मतलब यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस मिल के डिफीट किए थे किसको? एक्सिस पावर को। जो एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी था, फ्रांस था, फ्रांस नहीं था, जर्मनी था, इटली था और जापान था। फ्रांस तो इसमें साथ था, क्या बोलते हैं, एलाइड फोर्स के साथ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, जब एलाइड फोर्स ने एक्सिस पावर को हरा दिया था। किसको? कौन कौन एलाइड फोर्स में कौन कौन? सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। और एक्सिस पावर कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान। जो एलाइड थे वो एक्सिस को हरा दिए थे। हराए कैसे थे ये जानिएगा। वॉर इंडेड व्हेन यूएस ड्रॉप द एटॉमिक बम हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो यूएसए था वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम मार दिया था, तब जाके ये वॉर ख़त्म हुआ था। आपको पता होगा कि ये बम मारा तो भाई
एटॉमिक बम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता, हमारा एकदम जापान एकदम कमर टूट गया, ये सब एक्सिस पावर एकदम कमर टूट गया, सब डर गए, सब सरेंडर कर दिए। लेकिन जापान उसके पहले ही सरेंडर करने वाला था, लेकिन जानबूझ के अमेरिका मारा था एटॉमिक बम। उसको पता था कि जापान अब सरेंडर करने वाला, लेकिन जानबूझ के एटॉमिक बम क्यों मारा था आप जानिए। देखिए आप लिखा हुआ है, जापान इज अबाउट टू सरेंडर बट द यूएसए वांट टू शो द मॉस्को दैट ही इज सुप्रीम। अब आपको पता होगा जब ये सेकेंड वर्ल्ड जब ये हरा देंगे तो हर कोई चाहता है कि हम सुप्रीम बने, हम एकदम सब पे रूल करें, हर कोई चाहता है। इसमें दो सबसे ज़्यादा मजबूत थे, एक था सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो बना बाद में, और एक था यूएसए। तो यूएसए जो था वो सोवियत यूनियन को दिखाना चाहता था कि देख हम सबसे ज़्यादा मजबूत है, अकेले मार को एकदम तबाही मचा देंगे, इसलिए उसको मॉस्को को दिखाना चाहता, मॉस्को मतलब रशिया को दिखाना चाहता कि हम सबसे ज़्यादा सुपर पावर हैं, सुप्रीम है, सुपर पावर है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही ये चाहता था कि हम अकेले राज करेंगे, एक छत्र राज कहते हैं ना, एक छत्र राज, बट ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ नहीं, आपको पता होगा। फिर आप क्या थे, जब एंड आफ्टर डिफीटेड द एक्सिस पावर यूएसए एंड सोवियत यूनियन ग्रेट पावर एल्सवेयर इन द अर्थ, जब ये डिफीट हो गई थी एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो दुनिया में इन दोनों यूएसए और यूएसएसआर के अलावा पूरे अर्थ पे इनके इतना पावरफुल कोई था ही नहीं। ये दोनों अकेले चाहते तो पूरे धरती को ख़त्म कर सकते थे, इतना ज़्यादा इनके पास वेपन था, हर तरफ से संपन्न थे, पैसे से, वेपन से और हर चीज़ से। अब आपको पता होगा जब दोनों एकदम वेपन जब एकदम संपन्न रहेंगे तो आगे क्या होगा। व्हेन बोथ साइड इज कैपेबल फॉर द न्यूक्लियर पावर और हैविंग इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो देयर इज अ वेरी लेस चांस टू इन्वॉल्व इन द फुल प्लेज वॉर। आपको पता होगा अगर दोनों के पास एकदम सेम कैपेबिलिटी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में, तो फुल प्लेज वॉर मतलब एकदम आपसी में एकदम लड़ाई करने में वो कतराएंगे, नहीं करना चाहेंगे, वो थोड़ा नेगलेक्ट करेंगे कि लड़ाई ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फुल प्लेज वॉर फिर दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि अगले को पता है कि उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, हमको पता है हमको भी बहुत ज़्यादा पावर है, तो क्या फ़ायदा, वो भी हमको पूरा हार्म कर देगा, हम भी उसको हार्म कर देंगे, इसलिए अपना नेगलेक्ट करते थे। लेकिन ये एलाइज लड़ते रहते थे, इनके छोटे छोटे तो ज़्यादा कूदते हैं। जैसे नहीं कोई होता कि एक छोटा आदमी होता है, उस पर कोई बड़ा आदमी का हाथ पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा कूदने लगता है, और जो अगला दूसरे पार्टी का चाहे दूसरे अपोनेंट का होता है उस पर कोई बड़े आदमी का हाथ पड़ा तो आपस में लड़ते रहते हैं। सेम चीज़ इनके साथ होता था। यूएसएसआर अपने एलाइज पे हाथ रखा था, यूएसए अपने एलाइज पे हाथ रखते थे, अपने में लड़ते रहते थे, लेकिन ये भी फुल प्लेज वॉर कभी नहीं करते थे। एंड दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये जो आपने पढ़ा, व्हेन बोथ साइड इज कैपेबल फॉर द न्यूक्लियर पावर एंड हैविंग इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो देयर इज अ वेरी लेस चांस टू इन्वॉल्व इन फुल प्लेज वॉर। जब अगर दोनों के पास इक्वल मतलब पावर, मतलब हमारे पास जितना पावर है और इसके पास उतना पावर है, तो इसको लॉजिक ऑफ डिटरेंस काम करते हैं, लॉजिक ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। यही काम किया था पूरे कोल्ड वॉर एरा में, लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जिसमें आपको होता है, जिसमें आप जानें कि मतलब दोनों पास इक्वल पावर है, तो ये फुल प्लेज वॉर को एकदम नेगलेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना पावर है, उसके पास भी उतना ही पावर है, तो वॉर क्यों करेगा। इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। जब दोनों के पास सेम पावर हो इसी को लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं, क्योंकि उस समय हम लड़ाई नहीं करते। अगर अगला कमजोर होगा तब ना उसको मारने जाएंगे, जब हमको पता है कि वो भी उतना ही पावर जितना हम पावरफुल है, तो क्यों लड़ाई करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अभी आपने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, मतलब कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी पड़ी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है इमरजेंस ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टू सुपर पावर वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्पेयर्स इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो टू सुपर पावर थे वो यहाँ तक कभी रुके नहीं थे, वो अपने एक्सपेंड को बढ़ाते रहते थे, अपने अलायंस को बढ़ाते ही रहते थे। मतलब अगर यूएसए थोड़ा सा बढ़ाता था, मतलब और कोई देश को शामिल करता था अपने अलायंस में, तो यूएसएसआर कहीं चुप रहेगा, वो समझेगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो भी अपने अलायंस को बढ़ाता था, यानी वो रुके नहीं थे, वो अपना बढ़ाते रहते थे। द वर्ल्ड वर स्पेशली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस। जो पूरी जो दुनिया थी वो दो भाग में बढ़ गई थी, एक थी यूएसएसआर और एक था यूएसए। अधिकतर पार्ट जो वर्ल्ड थी वो अधिकतर पार्ट जो वर्ल्ड थी वो अलायंस में बढ़ गई थी, टू अलायंस में बढ़ गई थी। और आपको पता है कौन है वो दो अलायंस, यूएसएसआर और यूएसए, इनके संगठन में बढ़ गई थी। स्टेट वॉज सपोज टू रिमेन टाइड विथ प्रोटेक्ट द सपोर्ट टू लिमिट देयर अदर अलायंस इन्फ्लुएंस। जो स्टेट, जो छोटे छोटे स्टेट सुपर पावर से कनेक्टेड थे, वो उनसे कनेक्टेड रहते थे ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके अदर अलायंस से और अपने अलायंस को मजबूती बनाए रख सकें। इसलिए वो अपने स्टेट के साथ एकदम प्रोटेक्टिव तरीके से एकदम से साथ खड़े रहते थे ताकि उनका अलायंस मजबूत रहे, उनका अलायंस कमजोर ना पड़ जाए अदर वाले अलायंस से, अलग वाले अलायंस से। स्मॉलर स्टेट लिंक इन सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पज। जो छोटे छोटे स्टेट थे वो अपने आप के बेनिफिट के लिए, अपने आप की सुविधा के लिए जो सुपर पावर थे उससे कनेक्ट हो जाते थे। क्यों कनेक्ट होते? क्योंकि वो चाहते थे कि वो अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको एड मिलेगा, उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, डिप्लोमेटिक हेल्प मिलेगी, और उनको वेपन्स मिलेगा और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ उनको सपोर्ट मिलेगा। और नहीं तो वैसे कोई उन पर कब्जा कर लेगा। इसलिए वो किसी न किसी सुपर पावर देश के पास, मतलब दोनों में से किसी एक पास कनेक्ट हो जाते थे। सो दी वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू कैंप। वो आपको पता होगा जो वर्ल्ड थी वो पूरे दो कैंप में डिवाइड हो गई। अभी आप सोच रहे होंगे अभी तो पढ़ा कि दो सुपर पावर थे, बन गए ठीक है,
अब ये क्या है, तो अभी आप जान लीजिए कोई भी एक पेड़ होता है तो उसकी काफ़ी सारी मतलब ब्रांचेज होती है, काफ़ी सारी शाखाएँ होती। ठीक वैसे ही है जो यूएसएसआर और यूएसए है, वो एक समझिए एक टॉपिक है कोल्ड वॉर का, और उसमें भी कई सारी ब्रांचेज ये हैं। मतलब आप देखिए इमरजेंस ऑफ पावर, अभी आगे भी कुछ ज़्यादा टॉपिक आपको मिलता रहेगा। तो आप समझते फिर से वापस से टॉपिक पे आते हैं, आखिर में है क्या चीज़। यहाँ पे हम थे स्मॉल स्टेट लिंक विद सुपर पावर। हम समझ गए थे कि जो छोटे स्टेट क्यों लिंक करते थे, वो अपने पर्पज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बहती गंगा में हाथ धोते थे। क्या करते थे, मतलब प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वेपन मिलेगा, इकोनॉमिक एड मिलेगी। फॉर द वर्ल्ड डिवाइड इंटू टू कैंप, मतलब जो विश्व था, मतलब जो हमारा वर्ल्ड था, वो दो हिस्सों में बट गया था, एक यूएसएसआर और यूएसए के अलायंस में। एंड द फर्स्ट फॉर द वर्ल्ड डिवाइड द डिवीजन हैपन इन फर्स्ट, जो पहली बार जो डिवीजन अकर हुआ था वो क्या हुआ था, यूरोप में। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप ज्वाइन यूएसए एंड ईस्टर्न ज्वाइन सोवियत यूएसएसआर। जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था वो किसको ज्वाइन कर लिया था, यूएसए को, और जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट था वो किसको ज्वाइन कर लिया था, यूएसएसआर को। तो इन्हीं को कहा गया था ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस किसको कहा गया था, जो ईस्ट वाले थे उनको यूएसए ज्वाइन कर लिया था, और जो वेस्ट वाले थे उनको यूएसएसआर ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन कर लिए थे। इन्हीं को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बात किया जाता। जो वेस्टर्न अलायंस थे यानी जो यूएसए वाले थे, उन्होंने 12 मेंबर मिला के, मतलब यूरोप के 12 मेंबर मिला के नाटो बना लिया। नाटो कब बनाए थे वो 1945 में। द वेस्टर्न फॉर्म द नाटो इन अप्रैल 1945 विद द 12 मेंबर, मतलब 12 कंट्री को मिला के नाटो बना लिए। नाटो बनाने का रीज़न क्या था, नाटो का एक पर्सपेक्टिव था कि अगर 12 मेंबर में से किसी मतलब अगर 12 मेंबर को किसी तीसरे ने हमला किया, मान लीजिए 12 मेंबर छोड़िए, अगर कोई बाहरी पे हमला करता है किसी भी एक मेंबर पे, 12 मान लीजिए अगर 12 लोग हैं, इन पे कोई भी अगर तीसरा हमला करता है, कोई भी हमला करता है, तो समझे कि 12 पे हमला हुआ है। अगर एक पे हमला करेंगे तो सारे मिल के आपको मारेंगे। ये नहीं कि कोई आप 12 में से 9वें नंबर को मार दिए तो केवल 9 आपसे लड़ेगा, ये 12 आपसे लड़ेंगे। इसी को नाटो कहा गया। तो ये देखा कि अब यूएसए तो मजबूत हो रहा है भाई, इसके थ्रू अगर मान लीजिए किसी चीज़ की यूनिटी बन रही है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा। इसी वजह से जो यूएसएसआर था वो सोचा कि यार हमको कुछ करना पड़ेगा, तो उसने क्या बना दिया, वार्सा पैक्ट बना दिया। सेम प्रिंसिपल पे किसके, नाटो पे, कि वार्सा पैक्ट बना दिया। कब बना दिया, 1955 में, कि हम भी हमारा वही रहेगा कि अगर जो वार्सा पैक्ट पे कोई भी तीसरा हमला करेगा तो हम सब मिलके उसको मारेंगे। यूरोप बिकम द मेन एरिना, यूरोप जो था उनका मेन एरिना बन चुका था। ठीक है, सम केस सुपर पावर यूज द मिलिट्री टू ब्रिंग द कंट्री इनटू देयर अलायंस। जो सुपर पावर थे कभी कभी ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे कंट्री थे अपने मिलिट्री दबाव से उनको अपने में मर्ज कर देते, अपने में जोड़ लेते थे। कैसे, अब देखिए, लाइक सोवियत यूनियन पुट अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। जो सोवियत यूनियन यानी जो यूएसएसआर था, वो लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री, बोला काफ़ी नंबर ऑफ बहुत सारे आर्मी फोर्स और अपने बंदूक गोले कहाँ, ईस्टर्न यूरोप में तैनात कर दिए थे, डिप्लॉय कर दिए, ताकि कोई भाग ना पाए। जैसे पीओके में पाकिस्तान रखा है ताकि वो विद्रोह कोई ना कर पाए, मतलब समझ ही रहे हैं आप, ऐसे वो ईस्टर्न पार्ट में रख दिया था ताकि कोई उन पर विद्रोह ना कर पाए और भाग ना पाए और अपना दबदबा बनाए रखे। अब भाई वो कर, अब देखिए कभी यूरोप कुछ कर, मतलब कभी यूएसएसआर कुछ कर रहा है तो फिर यूएसए उसको रिटेलिएट कर रहा है, यूएसए कर रहा है तो फिर यूएसएसआर रिटेलिएट कर रहा है। अब जब ये कर दिया है तो अब अगला यूएसए करेगा ना। यूएसएसआर तो कर ही चुका है यूरोप में अपना, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में अपना मिलिट्री रखे हुए, ईस्टर्न नहीं सॉरी कहाँ पे, ब्रिंग द मिस्टर फ्रॉम के सुपर पावर लाइक सोवियत यूनियन मिलिट्री। हाँ देखिए सॉरी, ईस्टर्न पार्ट में ही आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में ही उसने मिलिट्री पावर रखा हुआ था। ठीक है, तो वो अपना दबदबा बनाने के ईस्टर्न पावर रखा था। तो अब अमेरिका भी उसके क्या बोलते हैं अंजाम में कुछ करेगा ही, मतलब उसको रिटेलिएट करने के लिए करेगा ही। तो उसने क्या किया, लाइक सोवियत यूनियन इन ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट एशिया, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया मेड सीटो। जो अमेरिका था वो क्या किया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को मिला के एक संगठन बना दिया सीटो, और यूएसए बना दिया सीटो, और सेंट्रल ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया सेनेटो करके। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो कि यूएसए को कंट्रोल करता था, मतलब इनका ये सारा जो ईस्ट वाले थे, साउथ ईस्ट एशिया था और वेस्ट एशिया, इनके कंट्रोल करता था। अब यहाँ तक तो ठीक था, सब अपना अपना कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ अपना बना ही रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मतलब अपना अलायंस बढ़ा रहे हैं, अपना दबदबा बनाए रख रहे हैं। ठीक है, सो द सम स्मॉल कंट्री वरीड टू ज्वाइन द ब्लॉक बिकॉज दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनी रूल फ्रॉम देयर कंट्री।
अब जो छोटे छोटे कंट्री थे, बहुत से छोटे छोटे कंट्री थे जो ज्वाइन ही नहीं होना चाहते थे किसी सुपर ब्लॉक में। वो नहीं चाहते थे कि ना वो न USSR में वो जाना चाहते थे, ना ही वो USA में जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, अभी कॉलोनी से मतलब आज़ादी पाए थे, अभी गुलाम, जैसे हम इंडियन गुलाम थे वैसे वो भी गुलाम थे। वो अभी हाल ही में अभी आज़ादी पाए थे, वो फिर नहीं चाहते थे वो किसी देश का गुलाम बने। तो इन्हीं को देखते हुए नाम बना था। नाम वॉज फाउंड विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। नाम इसलिए बना था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री छोटी छोटी जिन पे दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं तुम मेरे में ज्वाइन करो, USSR अपने दबाव बना रहा था, USA अलग दबाव बना था, तुम मेरे में ज्वाइन करो। इसलिए एक नाम बना दिया कि सारे जो छोटी छोटी कंट्री हैं जो नहीं जाना चाहते वो नाम में शामिल हो जाए, यानी वो किसी में नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको एक कहानी सुनी ही होगी कि एक बूढ़ा आदमी होता है, एक लड़के को बुलाता है, बोलता है एक लकड़ी तोड़ो, एक लकड़ी वो तोड़ देता है, फिर बोलता है 2 लकड़ी तोड़ो, 2 लकड़ी तोड़ देता है, फिर एक साथ 9-10 लकड़ियाँ दे देता है, बोलता है अब तोड़ो, नहीं तोड़ पाता। तो वही चीज़ होती है यूनिटी। तो जब सारे एक साथ हो गए तो उन पर दबाव बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब सोच रहे होंगे ठीक है ये तो नाम बन गया। नाम आप काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक भी है और इंडिया इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नाम में, ठीक है। अब सोचते हैं वाई सुपर पावर नीड अलायंस। आपको पता होगा कि अगर सुपर पावर को ज़रूरत क्या है अलायंस की, छोटे छोटे देशों को क्या ज़रूरत है। दे आर ऑलरेडी वेरी पावरफुल इन वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड एलाइज ऑफ मेनी पावरफुल कंट्री। वो ऐसी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, वेपन्स है, हथियार, गोला बारूद, और तो और उनके पास जो पावरफुल कंट्री के पास उनका सपोर्ट भी है। तो वो छोटे छोटे कंट्री का करेंगे क्या? क्यों उनको दबाव बनाते थे कि मेरे में शामिल हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा वो छोटी छोटी कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए कैसे रिसोर्स में, लाइक अगर मान लीजिए कोई भी वेपन यूज करें, गाड़ी जा रही है चाहे कोई चीज़ यूज करें, तो उसको ऑयल चाहिए ना कि ऐसे चलेगा एकदम एक बार भर दिन चलता रहेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा कि पानी डाल के चलेगा। ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। तो उनसे वो छोटी छोटी कंट्री से डीजल निकालते थे, पेट्रोल लेते थे। टेरिटरी टू लॉन्च मिसाइल। अब मान लीजिए एक आप खुद सोचिए, हमारे USSR को अमेरिका को मारना है, हमारे ये USSR है, इसको अमेरिका को मारना है, अमेरिका यहाँ है, तो इसको यहाँ से मारेगा तो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। तो वो यहाँ के अपने किसी अलायंस को, जो अपना संगठन यहाँ नज़दीक वाले को यहाँ से मारेगा तो उसको ज़्यादा मतलब आसान पड़ेगा ना। इसलिए वो बनाते ताकि नज़दीक वाले को आराम से मार सकें और एक दूसरे को काउंटर कर सकें, एक दूसरे को कंट्रोल में रख सकें। स्पाई ऑन ईच मतलब निगरानी रख सकें, यहाँ से निगरानी रखना। तो उस समय तभी उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था कि सैटेलाइट से देख लेते चाहे वो कर लेते। जितना नज़दीक रहेंगे उतना, जैसे बगल वाली आंटी लोग नहीं, बगल वाले लोग कैसे झाँक के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसे ही अगर जितना नज़दीक रहेंगे उतना अच्छे से वो निगरानी रख सकेंगे। इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर द एक्सपेंशन। फिर आपको वही पता कि वो हर कोई चाहता था कि अपना एक्सपेंशन बढ़ा ले, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग साथ रहेंगे उतना ज़्यादा उनको पावरफुल मिलेगा, उतना ज़्यादा उनको पावर मिलेगा। आपको पता होगा कि अगर जो ये वर्ल्ड का एक हिस्सा, मान लीजिए अगर इतना USSR पे कंट्रोल किया और इतना USA कंट्रोल किया है, तो USSR चाहेगा ना कि भाई इतना और हो जाए मेरा, तो USA क्यों नहीं चाहेगा कि मेरा भी इतना हो जाए, क्योंकि अगर इसके पास इतना हो जाएगा, इसके पास इतना ही रहेगा, तो भाई USSR मजबूत हो जाएगा, USA कमज़ोर पड़ जाएगा। दोनों ये नहीं चाहते थे, वो दोनों चाहते थे कि हम सुप्रीम रहें और ये चाहता कि हम सुप्रीम रहें। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी टॉपिक में देखेंगे।